तो आज हम जानेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। क्या है इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन इज ए प्रोटेक्टिव रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू इंजरी और इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए है। कब होता है? इंजरी या इन्फेक्शन। जब हमारे शरीर में कोई इंजरी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एक्शन या रिएक्शन देती है उसे ही हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन को आमतौर पर सूजन का नाम दे दिया जाता है, पर ये पूरी तरह सूजन है नहीं भाई। सूजन तो सिर्फ इसका एक हिस्सा है। इसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम RCTD और F के नाम से देते हैं। आर मेनली रूबर है, रूबर जो कि पेन यहाँ गलत है। आर का मतलब यानी रूबर का मतलब होता है रेडनेस, यानी उस स्थान पर लालिमा आ जाती है। सी कैलर, कैलर का मतलब हीट, जिस स्थान पर इन्फेक्शन होता है या इंजरी होती है वहाँ पर हीट भी बढ़ जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। टी का मतलब ट्यूमर होता है, ट्यूमर का मतलब वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। डी जिसे हम डॉलर कहते हैं, ये पेन है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे डॉलर कहते हैं। तो RCTDF का मतलब होता है कि रूबर यानी रेडनेस हो जाती है वहाँ पर। सी का मतलब कैलर यानी हीट हो जाती है। टी ट्यूमर के लिए स्टैंड करता है और ये स्वेलिंग को बताता है। डी डॉलर है, पेन के बारे में बताती है। एफ का मकसद मतलब होता है फंक्शनलेस, यानी जिस भी टिश्यू, जिस भी सेल या जिस भी आर्गन में इन्फेक्शन होता है उसकी फंक्शनिंग वीक हो जाती है, कम हो जाती है, और इसी को फंक्शनलेस कहते हैं। हाँ, कुछ सिम्टम्स में इसमें फीवर भी हो जाता है, पर यहाँ RCTDF का मतलब फीवर ना होकर के फंक्शनलेस होता है। तो ये एक एक्युमुलेटिव रिस्पांस है, एक तरह का एक ग्रुप में कई सारे सिम्टम्स को मिल करके हम नाम देते हैं इन्फ्लेमेशन। इसे साफ तौर पर सूजन कहना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सही नहीं माना जाता है। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करें तो दो तरह के इन्फ्लेमेशन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्यूट। एक्यूट कम समय के लिए होता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, पीरियड इसका शॉर्ट होता है। इसमें रोल होता है न्यूट्रोफिल का। अब न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रोफिल के बारे में आप जानते होंगे कि ये WBC की एक टाइप हैं, जिन्हें आम तौर पर हम जानते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर का मतलब कहीं भी इंजरी या इन्फेक्शन होता है तो जो सबसे पहले पहुंचते हैं इंजरी साइट पर या इन्फेक्शन साइट पर, वो न्यूट्रोफिल होते हैं। काम क्या होता है इनका? काम होता है कि ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी जो बैक्टीरिया या जो जर्म हैं उनको ये निगल जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, और इनगल्फ करने की प्रक्रिया को ही हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। ये एक तरह का एंजाइम छोड़ते हैं जिसके जरिए भी, यानी न्यूट्रोफिल एक तरह का एंजाइम छोड़ते हैं जिनके जरिए भी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वो एंजाइम्स छोड़ते छोड़ते न्यूट्रोफिल खुद भी किल हो जाते हैं, यानी डेड हो जाते हैं, और इनके डेड हो जाने के कारण ही न्यूट्रोफिल कहलाते हैं सुसाइड सेल। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ समझाने के लिए यूज होता है कि सुसाइड सेल है, क्योंकि खुद भी मर जाते हैं बैक्टीरिया को किल करते करते, इसीलिए इन्हें सुसाइड सेल कहा जाता है। तो शॉर्ट पीरियड जो कि कुछ आवर्स से, यानी 1 घंटे से लेकर के लगभग 1 दिन तक भी हो सकता है। तो ये रहा शॉर्ट टाइम पीरियड में न्यूट्रोफिल ये काम करते हैं। क्रोनिक लॉन्ग टाइम, वह इन्फ्लेमेशन जो लंबे समय तक चलता है। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कुछ लंबे समय के लिए होते हैं, तो लंबे समय को क्रोनिक कहा जाता है। इसमें न्यूट्रोफिल का रोल ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें न्यूट्रोफिल डोमिनेंट नहीं होते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन में डोमिनेंट होते हैं मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट। तो मैक्रोफेज क्या है? जैसे न्यूट्रोफिल WBC का पार्ट है, वैसे ही हमारे WBC का एक हिस्सा होता है मोनोसाइट। यहाँ लिखा तो जा सकता था मोनोसाइट, लेकिन मोनोसाइट नहीं लिखा गया, क्योंकि मोनोसाइट जो हैं वो ट्रैवलिंग सेल हैं जो ब्लड में WBC के रूप में ट्रैवल करती हैं, उन्हें मोनोसाइट कहा जाता है। लेकिन ये मोनोसाइट जब किसी टिश्यू में रेजिडेंट सेल के रूप में अपना स्थान ले लेती हैं, तब इस मोनोसाइट को एक दूसरा नाम देते हैं मैक्रोफेज। यानी जब तक आप कहीं आ जा रहे हैं सड़क पर, तब तक आप मोनोसाइट के रूप में जाने जाएंगे। जब आप अपने घर में अस्थायी रूप से रहने लगेंगे तो आप मैक्रोफेज हो जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल चलता रहता है ब्लड के साथ, लेकिन मैक्रोफेज हमारी बॉडी के हर टिश्यू में मौजूद पाए जाते हैं, जबकि हैं ये मोनोसाइट के रूप में ही, यानी मोनोसाइट ही आगे चलकर मैक्रोफेज बन जाते हैं। दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी WBC का हिस्सा है। तो मैक्रोफेज क्या करते हैं? ये इनगल्फ करने का काम करते हैं। खास बात क्या है मैक्रोफेज की, कि मैक्रोफेज जो होते हैं वो जो डेड सेल्स हैं उनको हटाने का काम करते हैं और बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करते हैं।
यानी ये जो डेड सेल हैं उनको प्लस जो बैक्टीरिया हैं उनको रिमूव करते हैं ये। और फिर लिम्फोसाइट क्या करते हैं? लिम्फोसाइट का काम रिमूवल का नहीं है बैक्टीरिया का। लिम्फोसाइट जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर हुआ है ये उसके लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ आपने सुना होगा कि इस एंटीबॉडी में ये लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के रूप में भी जाने जाते हैं। और हाँ, इन्हीं लिम्फोसाइट के पास प्रिपेयर होती है इम्यून मेमोरी। इम्यून मेमोरी का मतलब इन लिम्फोसाइट के पास आगे से अगर फिर कोई उस तरह का बैक्टीरिया या इंटर करता है हमारी बॉडी में तो इनके पास मेमोरी पहले से होती है कि इसके लिए हमारे पास पहले से इम्यूनिटी है, तो ये भ्रमित नहीं होते हैं और फिर ये उसके लिए पहले से एंटीबॉडी तैयार किए रहते हैं, तो आपको प्रभावित ही नहीं कर पाता है कोई भी बैक्टीरिया जो पहले से आपकी बॉडी में इंटर कर चुका है। तो कैसे हमारी बॉडी जानती है कि ये बैक्टीरिया पहले आया था? तो इसके लिए हमारी लिम्फोसाइट के पास होती है इम्यून मेमोरी। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो जो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस एक्यूट में आता है। अपेंडिक्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं, इसे एक्यूट में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ स्किन इंजरी, यानी स्किन में अगर आपको चोट लगती है तो ये भी माना जाता है कि एक्यूट में शामिल होता है। ऐसे एक्यूट में होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ये भी एक्यूट में शामिल किया जाता है। और क्रोनिक में क्या आता है अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एक डिजीज है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्रोनिक में आता है। अर्थराइटिस के साथ साथ अगर हम किसी दूसरी बीमारी के बारे में बात करें तो वो आती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी एक तरह की क्रोनिक डिजीज है और इसके साथ साथ आती है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है जो हमारी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में होती है। ट्यूबरकुलोसिस आप जानते हैं लंग्स को ज़्यादा प्रभावित करता है, बाकी होता तो बॉडी के दूसरे पार्ट में भी है। अर्थराइटिस है जिसे आप गठिया के नाम से जानते हैं। तो ये सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हैं जिनके बारे में हमने बात की। अब हम इसके बाद जानेंगे कि काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या क्या है। तो काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में इंजरी है, यानी जब हमें चोट लगती है कहीं भी, जब हमें घाव होता है, तो उस तरह की स्थिति में भी हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो काम करता है। तो काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में इंजरी के जरिए, घाव अगर चोट लग जाती है तब भी आपको इन्फ्लेमेशन होगा। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई पैरासाइट का हो, बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, तब भी इन्फ्लेमेशन होगा। आप केमिकल एक्सपोजर में आते हैं, केमिकल एक्सपोजर में जैसे आप ज़्यादा अल्कोहल यूज करते हैं तो तब भी आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। टोबैको भी केमिकल में आता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है इससे। कोई एसिड के संपर्क में आप आएँ तब भी हो सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल काफ़ी यूज होते हैं, या पेस्टिसाइड्स हैं जिन्हें आप यूज करो तो उस पर लिखा होता है कि हार्मफुल होता है, ये सावधानी बरतें इसे यूज करते समय। तो इनके जरिए भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ही आता है रिमेटॉइड। तो रिमेटॉइड कहना ठीक नहीं होगा, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून का एक एग्जाम्पल है। और फिर सोरियोसिस है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आता है। तो इसके जरिए भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। फिर कुछ मेटाबॉलिक रीजन्स होते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जैसे इसमें ओबेसिटी है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये इन्फ्लेमेशन के कारण हैं, इन वजहों से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है? तो सबसे पहले होता है हमें इंजरी, यानी हमें लगती है चोट, या नहीं चोट लगती है तो होता है इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन के बाद क्या होता है? वैसोडाइलेशन होता है, यानी कि अगर कोई वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर आपको इंजरी लगी है, यहाँ पर आपको चोट लग गई,
तो क्या होता है, ऑटोमेटिक इसमें वैसोडाइलेशन हो जाता है, यानी ये यहाँ पर ऐसे ऐसे फैल जाती हैं। फैल इसलिए जाती हैं क्योंकि ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो सके यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी होता है कि यहाँ ज़्यादा मात्रा में WBC पहुँचें, ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल पहुँचें, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो, रीजनरेशन स्टार्ट हो यहाँ पर जल्दी से जल्दी। तो वैसोडाइलेशन की वजह से फिर शुरू हो जाता है रेडनेस और हीट। फैगोसाइटोसिस होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है जिससे किल किया जा सके, और फिर रेडनेस, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो रेडनेस भी हो जाती है और हीट भी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी, और फिर जो वेसल्स हैं इनकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो पहले इंजरी हुई, फिर वैसोडाइलेशन हुआ, इनका विस्तार हुआ, एक्सपेंड हुई है, जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर जिस स्थान पर ये हुई है, स्किन पर हुई है या अंदर हुई है, तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, लालिमा हो जाएगी, हीट, टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहाँ का। इसके बाद आती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या है कि यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं, यानी जो छोटी छोटी वेसल्स हैं ब्लड की, उनके अंदर से जो रिसाव होता है प्लाज्मा का, वहाँ से ना सिर्फ प्लाज्मा आएंगी बल्कि परमेबिलिटी बढ़ने के कारण वहाँ से ब्लड सेल्स भी आने लगेंगी इंजरी साइट पर। तो ये परमेबिलिटी का बढ़ना हुआ। स्वेलिंग आ जाएगी, अगर रिसाव होगा तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड का, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा और जिसके जरिए हो जाएगी स्वेलिंग। और फिर स्वेलिंग के साथ चूंकि WBC भी परमेबिलिटी के जरिए आ जा रही है बाहर। वैसे WBC बाहर नहीं आती हैं, ट्रेवल किया करती हैं, लेकिन हाँ जब इंजरी होती है, परमेबिलिटी बढ़ती है, तब WBC कैपिलरीज से बाहर आने लगती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और फिर जो टिश्यू इंजर्ड होता है वहाँ पर फिर से काम शुरू होता है हीलिंग का, और हीलिंग का ही फर्स्ट फेज है इन्फ्लेमेशन। अब ये WBC माइग्रेशन हुआ, अब यहाँ पर डिफेंस होगा। किससे डिफेंस होगा? बैक्टीरिया से। डिफेंस का मतलब सुरक्षा, जो भी जर्म होंगे बैक्टीरिया वायरस उनसे सुरक्षा शुरू होगी, और इस तरह यहाँ से पहली फेज हीलिंग स्टार्ट होगी। अगर इंजरी बाहर है तो पता चल जाती है, लेकिन अगर इंजरी अंदर है, शरीर के अंदर है, और वो एक्यूट ना होकर के क्रोनिक है, धीरे धीरे पनप रही है, तो कैसे पता चले? हर बार इन्फ्लेमेशन जाहिर हो जाए लक्षण के जरिए ज़रूरी नहीं है। तो इन्फ्लेमेशन को और क्लियर करने के लिए, जब क्लियर नहीं होता है तो टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें एक टेस्ट है CRP। CRP का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन कौन बनाता है? तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बनाता है हमारा लीवर। कब? जब इन्फेक्शन होता है तब। फिर ESR है, जिसे हम नाम देते हैं एर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यानी कि जो एर्थ्रोसाइट हैं, RBC हैं, वो सेडिमेंट कैसे होती हैं, कैसे नीचे बैठती हैं प्लाज्मा में, किस दर से कितने टाइम में, इसको हम नाम देते हैं ESR। इसके जरिए भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन पता चलता है, इसके जरिए भी पता चलता है। और WBC की संख्या अगर बढ़ी हुई है, एलिवेटेड है, तब भी पता चलता है। और जब इन सब से नहीं पता चल पाता, ये सब ना कराए जाएं, तो इमेजिंग के जरिए भी पता चलता है। एक्सरे के जरिए मॉर्फोलॉजी देखी जाती है टिश्यू की या उस ऑर्गन की, CT के जरिए देखी जाती है, और MRI के जरिए भी देखी जाती है।